Good morning, dear student. Today we continue the reading of chapter first of sociology. In our last video, we discussed about the urbanization and industrializations, and today the next topic is tea plantations. We have already seen how industrialization and urbanization did not happen in India quite the way it did Britain. हमने देखा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है वो इंडिया में इस वजह से नहीं हुआ जिस वजह से ब्रिटेन में हुआ था. मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ नॉट बिकॉज वी बिगिन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट. ये इसलिए नहीं कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट स्टार्ट किया बट बिकॉज आवर अर्लियर इंडस्ट्रियलाइजेशन and urbanization in the modern period were governed by colonial interest. इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन था और अर्बनाइजेशन था सारी की सारी पॉलिसी किसके द्वारा गवर्न की जाती थी? कॉलोनियल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती थी. जो ब्रिटिशर्स से उन्हीं के अकॉर्डिंग की जाती थी. ठीक है. वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हेयर. हम यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम. वी सिंपली टेक द केस ऑफ टी इंडस्ट्री इन इंडिया एज एन एग्जाम्पल. यहाँ हम टी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे. ऑफिशियल रिपोर्ट शो हाउ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन यूज अनफेयर मीन टू हायर एंड फोर्सिबली कीप लेबरर्स. यहाँ बताना क्या है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो किस ढंग से अनफेयर मीन यूज़ करती थी जो लेबरर होते थे उनको रिक्रूट करने के लिए एंड क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स. और उनसे काम कराती थी ब्रिटिश प्लांटर्स के अकॉर्डिंग. जो उन्हें बोलते थे अपनी बेनिफिट के लिए वही उनसे काम करवाती थी. फ्रॉम फिक्शनल एंड अदर अकाउंट वी गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट लाइफ वाज द प्लांटर इन द इंडस्ट्रीज़. जो प्लांटर्स थे उनकी लाइफ कैसे थी ये हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जो ये बताते हैं. सिग्निफिकेंटली द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर वर क्लियर द हार्श मेजर वर टेकन अगेंस्ट द लेबरर टू मेक श्योर दे बेनिफिट द प्लांटर्स. जो भी मतलब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इस ढंग से वर्क करा था जो भी लेबरर थे उनको हार्श कंडीशन में काम करना पड़ता था. जिन भी हार्श कंडीशन में वो काम करते थे सारा का सारा बेनिफिट किसको जाता था? ब्रिटिश प्लांटर्स को जाता था. दे वर आल्सो फुली अवेयर दैट द लॉ ऑफ colonialized country did not have to stick to the democratic norm that the British back home had to follow in Britain. ये बता रखा है कि जो भी लॉज थे वहाँ पर कॉलोनियल कंट्री के अकॉर्डिंग कॉलोनियलिज्म के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे डेमोक्रेटिक फॉर्म की तरह. वहाँ के लॉज हैं वहाँ के नियम हैं ऐसे काम करना है उनको रिम्यूनरेशन मिलेगा. वो डेमोक्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं बना रखे थे बल्कि कॉलोनियल फॉर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने बना रखे थे. हाउ डिड प्लांटर लिव? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. जो प्लांटर्स हैं वो कैसे जीते थे? जो प्लांटर हैं वो लेविश लाइफ जीते थे. मतलब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती थी और जो लेबरर है उनकी कंडीशन होती थी हार्श. लेबरर को रहने के लिए खाने के लिए घर वगैरह नहीं मिलता था. लेकिन जो प्लांटर्स थे उनकी लेविश लाइफ थी. यहाँ यही बता रखा है कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटी थी किस ढंग से कैसे उनका घर था ये सब बता रखा है. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो प्लांटर है वो लेविश लाइफ जीते थे और जो लेबरर है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी वो हार्श कंडीशंस में वर्क करते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. हमने कॉलोनियल पीरियड में पढ़ा था इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था. उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह हुआ. We saw in the earlier section how the colonial state had an important role in the way industrialization and urbanization took place in India. हमने colonial state के according पढ़ा था. Here we very briefly touch upon how the independent Indian state play an active role in promoting industrialization. अब हम देखेंगे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है आज़ादी के बाद कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया एंड इन सम सेंस वाज रिस्पॉन्डिंग टू द इम्पैक्ट दैट द colonialism had on the growth of industry in India. और ये देखा जाएगा जो colonialism हमारी
जो कंट्री की ग्रोथ है, कलोनियलिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ है कॉलोनियल पीरियड में कैसी थी और अब कैसी है। चैप्टर 5 विल डील विद द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टू डेवलपमेंट आफ्टर 1990 विद लिबरलाइजेशंस। और चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन किस ढंग से डेवलप्ड हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में और भी डेवलपमेंट हुई जब हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडोप्ट कर ली थी आफ्टर 1990। फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज अ सेंट्रल इशू। अभी भी जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था एक्सप्लॉयटेशंस का। इमेज ऑफ प्री कॉलोनियल फैबल रिचेज ऑफ इंडिया कॉन्ट्रास्टेड विद द पावर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर ये देख रखा है कि हमारी कंट्री में उस टाइम कितनी पावर्टी थी। द स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी। जो स्वदेशी मूवमेंट अपनाया गया था कि कंट्री की चीज़ें ही यूज़ करो, उससे हमारी इकनॉमी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई, उसने हमारी इकनॉमी के रिगार्डिंग लॉयल्टी दिखाई थी। मॉडर्न आइडियाज़ मेड पीपल रियलाइज दैट द पॉवर्टी वाज प्रिवेंटेबल। मॉडर्न आइडिया ये बदलते हैं कि पॉवर्टी से बचा जा सकता है। इंडियन नेशनलिस्ट आर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकनॉमी एज द पार्ट टुवर्ड बोथ ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो बोल रहे थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम रैपिड ग्रोथ करेंगे तो उससे हमारी कंट्री में ग्रोथ भी होएगी और उसके साथ साथ हमारी कंट्री में सोशल इक्विटी का कंसेप्ट भी आएगा। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड होल्डिंग ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर वर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे हमारी कंट्री में मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज बनने लग गई, पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन होने लग गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बढ़ने लग गई। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो दोनों के हैंड में होती है, पब्लिक और प्राइवेट के हैंड में। धीरे धीरे हमारी कंट्री में इन सब में डेवलपमेंट हो गया। मॉडर्न एंड प्रोस्पेरियस इंडिया एज विजुअलाइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज टू बी बिल्ड ऑन द edifice of gained steel plant or gigantic dams and power station. Read Nehru remark on Bakhda Nangal Dam. जवाहरलाल नेहरू ने जो इंडिया को मॉडर्न और प्रॉस्पेरियस इंडिया के रूप में देखा तो उन्होंने क्या किया, बोला कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट बन रहे हैं और पावर स्टेशन बन रहे हैं। और उन्होंने एक बार बाखड़ा नांगल डैम पर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी थी उस डैम को देख के कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। वो तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री डेवलप्ड हो गई, पब्लिक सेक्टर डेवलप्ड हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप्ड हो गई और आफ्टर 1990 और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब अर्बनाइजेशन देख रहे हैं हम हमारी कंट्री में। जो अर्बनाइजेशन है वो किस वे से हुआ। यू वुड बी मोर देन अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन भी बढ़ता गया। Recent year of globalization have led to enormous expansion and change of cities. जो ग्लोबलाइजेशन है उससे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। इन द 21st सेंचुरी इंडिया विल बी विटनेसिंग फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन विद द एम्बिशियस स्कीम ऑफ स्मार्ट सिटी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम्स लॉन्च किया है स्मार्ट सिटी, जिसके कारण जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी है, उनको डेवलप करने की बहुत कोशिश की है। वी शैल बी डीलिंग विद द लेटर इन चैप्टर 6। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। हेयर वी ड्रा फ्रॉम द सोशोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरह से अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। राइटिंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन विटनेस इन फर्स्ट 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस, सोशियोलॉजी MS राव argued that in India many villages all over India are becoming increasingly subject to the impact of urban influence। ये बताया गया है कि अर्बनाइजेशन होने के कारण हमारी कंट्री में, ये सोशोलॉजिस्ट हैं MSA राव, उन्होंने ये व्यू दिया कि हमारी कंट्री के जो विलेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बट द नेचर ऑफ अर्बन इम्पैक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ रिलेशन ए विलेज हैज़ विद ए सिटी और टाउन। जो अर्बन जो इम्पैक्ट पड़ा है
वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो विलेज है वो सिटी के साथ कितने अटैच हैं। ही डिस्क्राइब 3 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ अर्बन इम्पैक्ट मैंशन इन बिलो। उन्होंने 3 इम्पैक्ट बताए हैं जो विलेज पे पड़े हैं इस बॉक्स के थ्रू। फर्स्ट में तो सिंपल ये बताया गया है कि लोग माइग्रेट होने लग गए, इस विलेज में रह रहे थे, टाउन में वर्क के लिए वो माइग्रेट हो गए। ये तो फर्स्ट इम्पैक्ट है, माइग्रेशन। सेकेंड इम्पैक्ट क्या है कि जो लोग मतलब अर्बनाइजेशन हुआ, क्या हुआ, जो रूरल एरियाज़ में वर्क कर रहे थे वो लोग शहरों में जाकर बसने लग गए, टाउन में सिटीज़ में बसने लग गए। तो जो उनकी संख्या थी, जो उनकी पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके कारण मतलब जो जैसे टाउन है, टाउन के आसपास जो छोटे छोटे विलेज थे वो भी सारे के सारे सिटीज़ में मर्ज हो गए। ये सेकंड इम्पैक्ट पड़ा। और जो थर्ड इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा? थर्ड इम्पैक्ट ये है कि जैसे ये टाउन है, सिटी है, और अर्बनाइजेशन के कारण टाउन के अराउंड छोटे छोटे विलेज और डेवलप्ड हो गए। जो माइग्रेट पर्सन थे उनको शहरों में घर लेना बहुत महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने शहर के बाहर छोटे छोटे अपने विलेज एस्टैब्लिश कर लिए। ये 3 इम्पैक्ट थे। फर्स्टली ये लोग माइग्रेट होकर आने लग गए शहरों से गाँव में। दूसरा ये जो शहर के आसपास के जो विलेज थे वो सारे के सारे मर्ज हो गए शहरों में। और तीसरा ये कि शहर के सराउंडिंग में और भी ज़्यादा विलेज डेवलप्ड हो गए थे। क्लियर? आगे ये डायग्राम बता रखा है कि अर्बन पॉपुलेशंस और अर्बन एग्लोमरेशंस और टाउन इन इंडिया कितना बड़ा, कि यहाँ डाटा दे रखा है कि 1951 में इतने परसेंट था अर्बन पॉपुलेशंस और अब 2001 में इतना हो गया। और जो अर्बन एग्लोमरेशंस है वो भी बढ़ता जा रहा है, ये बता रखा है इस डाटा के अकॉर्डिंग। द अबव चार्ट इंडिकेट दैट द अर्बन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ अ यूए टाउन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। इन चार्ट को एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे धीरे धीरे जो हमारी कंट्री है उनमें जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीमेंट होती, उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। In 1951, 17.29% of Indian population, that is 62.44 million people, were living in a town. यहाँ बता रखा है कि 1951 में इतने परसेंट लोग टाउन में रह रहे थे, 2011 में इतने परसेंट लोग टाउन में रह रहे हैं। दिस शो, ये डाटा ये शो कर रहा है कि स्टडी इंक्रीज इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ यूए टाउन एंड द परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जो ये बता रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। हाउएवर द डेसिमल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन शो ए डिक्लाइनिंग। जो डेसिमल ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। रिवर्स द ट्रेंड एंड शो मार्जिनल इंक्रीज इन 2011। द डेसिमल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन 1951 वाज 41.42 और in 2011 it was 31.80. For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban area than in rural area. जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। दिस इज़ ड्यू टू द शार्प डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट इन रूरल एरिया। क्यों बढ़ने लग गई? जो रूरल एरिया है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पर ग्रोथ रेट कम है, तो इसलिए जो अर्बन एरिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग गई। लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे काम के लिए। हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, इस चैप्टर का कंक्लूज़न है कॉलोनियलिज्म होता क्या है, कॉलोनियलिज्म से हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आया। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिपेंडेंस से पहले पढ़ा, अर्बनाइजेशन इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और अर्बनाइजेशन पर। और हमने ये पढ़ा कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आफ्टर इंडिपेंडेंस, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे रहा, किस ढंग से ग्रोथ हुई, ये सब हम ये फर्स्ट डायग्राम ये शो कर रहा है जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है।
यहाँ ये बता रखा है कि 1951 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 50 के अराउंड थी, 50 मिलियंस के अराउंड, और आगे 2011 में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 350 मिलियंस के अराउंड हो गई है। और जो ये लाइन है ये नंबर ऑफ़ टाउन्स को शो कर रहा है कि 1951 में नंबर ऑफ़ टाउन्स अराउंड 120 के अराउंड थे, और अब नंबर ऑफ़ टाउन्स इंक्रीज़ होकर 8000 के अराउंड हो गए हैं। क्लियर। और जो ये सेकंड डायग्राम है ये डेसिमल ग्रोथ के बारे में और परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। 1951 में 16-17 के अराउंड थी, और अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होकर 35% के अराउंड हो गई है। और जो ये लाइन है ये डेसिमल ग्रोथ को शो कर रही है। डेसिमल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस, डेसिमल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पहले हाई थी, उसके बाद लो हो गई, फिर हाई हो गई, अब लो हो गई है। तो ये दोनों डायग्राम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस को बता रहे हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ टाउन को बता रहे हैं और डेसिमल ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, डेसिमल ग्रोथ ऑफ टाउन्स। क्लियर। नेक्स्ट है, ये बता रखा है कि 1951 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी जो टाउन में रहती थी, और जो 2011 में कितनी हो गई। 1951 में 17.29% टाउन में रहती थी पॉपुलेशन, और 2011 में जो इसका परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होकर 31.6 हो गया। और ये सारा ये जो है एक्सप्लेनेशन है, जो हमने अभी डायग्राम देखे थे, जो बाहर डायग्राम देखे थे उसकी एक्सप्लेनेशन है कि डेसिमल ग्रोथ इस ईयर में इतनी थी और अब ये डेसिमल ग्रोथ बढ़ गई है। For the first time since independence, the absolute increase in population more in urban area than in rural area. अब जो पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है। दिस इज़ ड्यू टू द sharp decline in a growth rate in rural area. The growth rate in urban area remain almost the same. जो रूरल एरिया का ग्रोथ रेट है वो कम हो गया और अर्बन एरिया का सेम है। कंक्लूज़न में हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। कॉलोनियलिज्म के कारण, ब्रिटिशन के कारण हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर चेंज आया है। स्ट्रक्चर चेंज मेनली अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट कर रहा है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने कॉलोनियल पीरियड में पढ़ा, और कॉलोनियल पीरियड के साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। ये चैप्टर आज फिनिश हुआ, और इसके बाद हम नोट्स करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।